Okay, now by now you have completed here the respiratory system, the excretory system, nervous system, male and the female reproductive system. Now two more systems are remaining here. One is called the endocrine system and another is the special cells. So from today we are actually starting here the endocrine system, and the last will be the special senses. Now, as far the endocrine system is concerned, is a system. It's composed of many glands scattered all over the body, and they are distributed and been placed at especially those areas more where there is a abundant or a huge blood supply. ये सारे जितने भी glands हैं, ये system है, एक system है. And the system is composed of the glands. They have been in fact distributed all over the body, right from cranial cavity. You come here into the head and neck region. You will go to the thorax. You come here into the abdomen, and you are in the pelvis. Everywhere these glands are present. And these glands are present here, and they have a common feature, or the commonness, or they share some common features, and they are interconnected with each other. तभी तो वो सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम आपको पता है ना कैसे होता है. सिस्टम के अंदर होते हैं, सिस्टम स्टार्ट होता है कहाँ से? सिस्टम स्टार्ट होता है सेल से, फिर होते हैं टिश्यू, फिर टिश्यू से बनता है आर्गन, फिर आर्गन जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इससे एक सिस्टम डेवलप होता है. इसका मकसद है कि अब जीआईटी हमने देखा था, एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम, वो तो कनेक्टेड है. इसोफेगस तो कंटिन्यूस हो गया, तो स्टमक, तो ये सब कंटिन्यूस है. यहाँ पर कोई ऐसे कंटिन्यूटी से सिस्टम क्यों बनते हैं? ऐसे कंटिन्यूटी से सिर्फ सिस्टम नहीं होते. सिस्टम मुख्तलिफ जगहों पे चीजें बैठी हुई हैं और आपस में कनेक्टेड हैं, ये भी सिस्टम है. और आपने देखा होगा कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी मैकेनिज्म्स इस वक्त रन कर रहे हैं, वो जब रन करते हैं तो वो एक खास ऑप्टिमम लेवल तक होते हैं. अभी टेम्परेचर आप देखें, आप अगर इस वक्त 2 किलोमीटर रन करके आ जाएंगे वापस, तो हालांकि हीट जनरेट हो चुकी होगी, लेकिन जब आप थर्मामीटर रखेंगे तो आपका टेम्परेचर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मकसद है कि हम इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस. तो ये होम्योस्टेसिस अंदर ऐसी क्या चीज है? जैसे आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा कि जैसे घर का वोल्टेज अगर बढ़ जाए तो वो रिटर्न बैक टू नॉर्मल हो जाता है, अगर कम हो जाए तो वो राइज होकर फिर नॉर्मल हो जाता है. कौन करता है सब? स्टेबलाइजर. तो इसका मकसद है कि आपके घर के अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो आपके इन सारी चीजों को होम्योस्टेसिस में रखता है. तो बॉडी के अंदर भी ऐसा ही है. बॉडी में भी 2 सुपरवाइजर्स इस वक्त आपको सुपरवाइज कर रहे हैं इन सारे सिस्टम्स को. बड़ा बात नहीं करता. 2 सिस्टम्स इस वक्त आपको सुपरवाइज कर रहे हैं जो आपको कभी भी आपके इस सिस्टम को वो कभी भी आपको नॉर्मल के रेंज से बाहर नहीं निकलने देंगे. जैसे टेम्परेचर है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी आपके पास एक सिस्टम है. अब सिर्फ रेगुलेट करने के लिए ये सिस्टम सिर्फ ये नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे आप अभी खाना खा रहे हैं, आपने अपने ब्लड में इंट्रोड्यूस करवाया है ग्लूकोज, खाया आपने स्टार्च है, स्टार्च को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट करने का रोल तो प्ले करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि एंजाइम्स चाहिए. फिर वो ग्लैंड से हमारे पास, जैसे पेंक्रियाज है, वो डक्ट में आपका जूस देगा, पेंक्रियाटिक जूस या सिक्रीशन, वो डाइजेस्ट कर देंगे. लेकिन उसके बाद जब वो ब्लड में आ जाएगा ग्लूकोज, तो फिर उस ब्लड में जो ग्लूकोज आएगा तो वो सिर्फ ब्लड में नहीं घूमता रहेगा, उसकी मंजिल है टिश्यूज, सेल्स. लेकिन सेल के अंदर उसकी एंट्री को अलाउ करेगा फिर एक हार्मोन. ऐसे तो नहीं होगा वो. अगर वो हार्मोन नहीं होगा
तो ये ग्लूकोज जो है आपके ब्लड में हमेशा सर्कुलेट करता रहेगा और बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एक लेवल तक बढ़ेगा तो फिर यूरिन से पास हो जाएगा, यानी जो आपने खाया वो यूरिन से पास हो, जबकि उसको जाना था सेल के अंदर। बच्चा जो आया है वो कॉरिडोर में घूमते घूमते घर चला गया, ये नहीं होना था, उसको क्लास के अंदर बिठाना था और वहां पर होना था उसकी लर्निंग, उसकी टीचिंग, ये सब कुछ वहां होना। तो ग्लूकोज को कहाँ जाना था? सेल्स के अंदर। लेकिन सेल्स की अंदर एंट्री को प्रमोट करना था, फैसिलिटेट करना था एक केमिकल ने, जिसका नाम होगा हार्मोन। और वो हार्मोन क्योंकि टिश्यू में एंटर करवाना है हमें ग्लूकोज को, एंड ग्लूकोज इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, that means glucose actually will be promoted, will be facilitated to enter into the tissue all over the body। खास तौर पे दो चीजों में ये ग्लूकोज की एंट्री को प्रमोट करेगा, फैसिलिटेट करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। फिर वो इंसुलिन जो है वो आएगा, लेकिन इसका मकसद ये है कि इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करेगा? कोई ना कोई ग्लैंड। और वो जब वो ग्लैंड इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा तो वो इंसुलिन किस में आएगी? ब्लड में। उस ग्लैंड का नाम है पेंक्रियाज। आप सर पेंक्रियाज तो वो मशहूर है, हमने वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में किया हुआ है पेंक्रियाज। उसमें तो एक डक्ट होती है, वो जो पेंक्रियाटिक के सीक्रेशंस जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो तो उस डक्ट में डाल देते हैं। वो डक्ट जो है उसको सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में डाल देती है, वो जहां हमारा फूड मौजूद है ये उसको डाइजेस्ट करता है। ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा था। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो हमारा पेंक्रियाज है, तो पेंक्रियाज इज एक्चुअली, आपको यहां पता होगा कि ये हमारा ड्यूडेनम है जो कंटिन्यूस होता है किसके साथ? स्टमक के साथ। और इस ड्यूडेनम के अंदर ये हेड होता है इस ग्लैंड का जिसका नाम पेंक्रियाज है। अब ये बहुत बड़ा ग्लैंड है, ये फिर इसका नेक आएगा, फिर इसकी बॉडी आएगी जो पेंक्रियाज जो स्टमक के बिहाइंड होगी, और फिर इसका टेल आएगा जो जाके हमारी इस स्प्लीन को जाके लगेगा। ये इतना बड़ा ग्लैंड है इस वक्त यहाँ पड़ा हुआ। इस ग्लैंड के अंदर बेसिकली अंदर यूनिट्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं किसको? फ्लूइड को, सीक्रेटरी फ्लूइड जिसका नाम है पेंक्रियाटिक जूस। और वो पेंक्रियाटिक जूस ये पोर कर देते हैं एक नाली में जिसको कहते हैं डक्ट। और ये इतनी बड़ी जो डक्ट होती है ये ओपन होती है किसमें? आके ड्यूडेनम में, और अपनी सारी सीक्रेशंस को ड्यूडेनम में पोर कर देती है। और उधर बैठा है हमारा फूड जो हमने खाया था, माउथ के जरिए इसोफेगस में आया था, स्टमक में कुछ तो वहीं भी डाइजेस्ट हो गया था, जो बाकी नहीं हुआ उसको भेजा गया है ड्यूडेनम में ताकि उसके साथ पेंक्रियाटिक फ्लूइड उसके साथ इंटरेक्ट करे और उसको डाइजेस्ट कर दे फूड को। तो पेंक्रियाज ने काम किया क्या? इट्स एक्चुअली प्रोड्यूसिंग हियर अ जूस दैट इज बीइंग पुट हियर इनटू द डक्ट। ये कौन सा काम है? क्या ये एंडोक्राइन वर्क है या ये डाइजेस्टिव काम है? ये डाइजेशन है। आपके इस पेंक्रियाज का कोई 98% ऑफ द टोटल मास ऑफ योर पेंक्रियाज इज एक्चुअली दिस वर्क। ये काम है एक्चुअली पेंक्रियाज का। 98% पेंक्रियाज का जो मटेरियल है वो इस काम पर मबनी है, इस काम पर लगा हुआ। लेकिन इसके अंदर जो 2% है वो अलग से सेल्स हैं, उनका वास्ता डक्ट के साथ नहीं है। सेल्स ये भी हैं, उनका वास्ता डक्ट से साथ नहीं है। ये सेल्स के कलेक्शंस हैं जो स्केटर्ड हैं किसके बीचों बीच? ग्लैंड्स के बीचों बीच। वो जो 98% ग्लैंड्स आपको बैठे इसके बीचों बीच कुछ 2% मटेरियल और भी है। ये ज्यादा टेल की तरफ ज्यादा होता है। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं आइलेट्स। ये आइलेट्स कहलाते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये नाम है साइंटिस्ट का, नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनके अंदर जब हम सेल्स पे नजर डालते हैं तो ये जो सेल्स होते हैं इनमें आपको 3-4 किस्म के सेल्स मिलेंगे। खास तौर पे जो 70% सेल्स होते हैं इनके, ये खुद 2% है ऑफ द टोटल पेंक्रियाज।
लेकिन इनके अंदर ज्यादातर क्वांटिटी होती है बीटा सेल्स का, इससे कम क्वांटिटी 20% होती है अल्फा सेल्स की, और इससे भी कम क्वांटिटी होती है डेल्टा सेल्स की, वगैरह वगैरह। इसका मकसद ये है कि ये भले आपके टोटल पेंक्रियाज का सिर्फ 2% होते हैं, लेकिन इनके एक एक कलेक्शंस जो इतनी स्केटर्ड होती हैं, एक एक कलेक्शन में 4 किस्म के लोग रहते हैं, 4 किस्म के सेल्स रहते हैं, जिसमें बीटा सेल सबसे ज्यादा है, अल्फा उससे कम है, डेल्टा उससे भी कम है। और ये जो भी प्रोड्यूस करते हैं क्या, केमिकल्स, सीक्रेशंस, और ये भी ऐसे ही बाहर आती हैं, लेकिन इनका वास्ता डक्ट्स के साथ नहीं है। ये जो ऑल अराउंड इसके अंदर मौजूद होते हैं क्या, ब्लड वेसल्स, यानी कैपिलरीज का जाल जो बिछा हुआ है, ये अपनी सीक्रेशंस उस ब्लड में डाल देते हैं। तो ये वाली सीक्रेशन जो इन आइलेट से निकलेगी, ये वाला केमिकल्स जो इस आइलैंड से निकलेंगे, डक्ट में जाएंगे कि ब्लड में जाएंगे, तो इनकी जो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वाया ब्लड होती है, फिर वो किसी खास जगह पर ड्यूडिनम में होगी कि पूरे बॉडी में फैल जाएगी, समझ गए? तो ये पूरे बॉडी में फैल जाएगी। इसका मकसद है कि पेंक्रियाज तुम्हारे 2 काम कर रहा है, एक काम जिसका वास्ता डक्ट्स के साथ है, एक काम जिसका वास्ता डक्ट्स के साथ नहीं है, वो सिर्फ 2%। वो जो डक्ट्स के साथ नहीं है, ये वाला पोर्शन कहलाएगा डक्टलेस पोर्शन, और वो तो डक्ट्स वाला है ही। वो जो डक्ट्स वाला 98% है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ग्लैंड है, लेकिन जिसका वास्ता डक्ट्स के साथ नहीं है, वो डक्टलेस है। जिसका वास्ता डक्ट्स के साथ है, उसके अंदर आने वाली सीक्रेशन का नाम पैंक्रियाटिक जूस है, और उसमें मौजूद जो केमिकल्स हैं उनका नाम है एंजाइम्स। और एंजाइम्स आपके केमिकल रिएक्शंस को सिर्फ स्पीड अप करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे, ये डाइजेशन है। लेकिन वो 2%, वो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। ये ऐसे एक लैंडलाइन फोन और एक सेल्यूलर, तो वो अपने केमिकल्स डाल देंगे किसमें, ब्लड के अंदर। तो वो जो केमिकल्स उसने डाले हैं ना ब्लड के अंदर, उनका नाम अब पैंक्रियाटिक सीक्रेशन या जूस नहीं है, उनका नाम है हार्मोन्स। क्या नाम है? उनका नाम है हार्मोन्स। इसका मकसद ये है कि वो जो 98% वर्क है, वो 98% जो पेंक्रियाज है वो बिल्कुल डिफरेंट आर्गन है, वो 2% जो है बिल्कुल डिफरेंट आर्गन है। हालांकि आर्गन सेम है, लेकिन फंक्शनली उसके 2 हिस्से हो गए। एक जिसका वास्ता डक्ट के साथ है, वो एक्सोक्राइन पार्ट कहलाएगा, और एक जिसका वास्ता डक्ट से साथ नहीं है, बेटा बात नहीं करो, और जिसका वास्ता डक्ट्स के साथ नहीं है, वो डक्टलेस ग्लैंड कहलाएगा। उसको हम एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द ग्लैंड कहते हैं। इसका मकसद ये कि पेंक्रियाज सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। कितना % एंडोक्राइन है? ये 2%। ये और बात है, अगर न नेचर चाहे कि मैं ये 2% यहां निकाल के एक अलग से ग्लैंड बना लूं, क्यों इस पर तकलीफ दी हमने इसको? ये 98% तो काम करता है, डक्ट वाले इसको यार डक्ट के लिए अलग रख देते हैं, ये छोटे छोटे जो 2% है ये मिला के एक छोटा सा ग्लैंड साइड में बिठा देते हैं, उसका अलग नाम डाल देते हैं। अल्लाह चाहे तो ये भी कर सकता, और कोई जरूरी नहीं है कि उसको साथ बिठा दे, इसको यहां निकाल के थ्रोट में भी डाल सकता था, क्योंकि इससे निकलने वाले हार्मोन्स को बिलाकर जाना किधर है? तो ब्लड क्या थ्रोट में ब्लड नहीं होती है क्या? कहीं भी बिठा दो उसको। अगर तुम ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो तो कुछ जरूरी है क्या तुम हैदराबाद में बैठ के करो? गांव चले जाओ, जाके उधर भाई नेटवर्क होगा, क्यों नहीं होगा? जहां ऑनलाइन वर्क हो रहा होगा वहां पर नेटवर्क भी होगा। जब ऑनलाइन वर्क इतना, आप देखिए वहां से लोग आ जाते हैं, कनाडा से आ जाते हैं, हमारे बच्चे आ जाते हैं 2 हफ्ते की छुट्टी लेके, छुट्टी नहीं होती उनकी, वो कहते हैं बाकी काम जो है वो ऑनलाइन आप वहां से सेंड करते हैं, ये भी कर सकते। तो नेचर क्यों यहाँ ही क्यों बिठाएगी? यहाँ पर उधर से बिठा के यहाँ बिठा दे। फिर ऐसा क्यों किया है कि नेचर ने इसको पेंक्रियाज में बिठाया हुआ है? हमेशा देखेंगे आप जिन जिन ग्लैंड्स को, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली क्या है? एंडोक्राइन बेसिकली ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, और इनसे निकलने वाली जो केमिकल्स हैं उनका नाम है क्या? हार्मोन्स। और हर ग्लैंड अपने स्पेसिफिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कब करता है? जब जरूरत होती है। कब जरूरत होती है?
ग्लैंड के उस हार्मोन का फंक्शन देखोगे तो पता चल जाएगा। तो इंसुलिन का क्या काम था? इंसुलिन का काम था कि ब्लड में रन करती हुई ग्लूकोज को टिश्यू में एंटर कराए। तो ये कब निकलेगा? जब तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज होगा, क्योंकि उसी को तो अंदर लाने का रोल प्ले करेगा ये। तो ये कब निकलता है? ये निकलता है जब तुम ग्लूकोज या जब तुम शुगर्स खाते हो। जब तुम खाना खाते हो और तुम्हारी शुगर जो है ब्लड में जैसे एंटर होती है, एकदम से इसको पता चल जाता है। इसको कैसे पता चलता है? क्योंकि जो तुम शुगर खाते हो या जो तुम स्टार्च या चपाती या पोटैटो या चिप्स या जो भी खाते हैं, वो आपके माउथ में, आपके इंटेस्टाइन में स्प्लिट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। और ग्लूकोज आपका ब्लड में आ जाता है। ब्लड में जब सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, तो क्या पैंक्रियाज के पास नहीं आता होगा क्या? तो वही ब्लड इसके पास भी आता है। तो उस ब्लड में शुगर की लेवल हाई होती है, क्योंकि अभी अभी आपने खाना खाया है। और जैसे इसकी हाई होती है, तो शुगर जब हाई होगी, ये इसके पास से जब गुजरेगी, किसके पास से? आइलेट्स के पास से। तो बीटा सेल्स सेंस कर लेंगे कि इसमें शुगर ज्यादा है, और बीटा सेल्स हो जाएंगे स्टिमुलेट और एकदम से निकालेंगे अपने यहां से सीक्रेशंस, केमिकल्स। और इन केमिकल्स का नाम होगा हार्मोन्स, इंसुलिन। इत्तेफाक से इंसुलिन, बीटा सेल्स निकालते हैं इंसुलिन, और वो आ जाएगी तुम्हारे ब्लड में जहां पहले से शुगर हाई है। और वो जब घूमेगी तो टिश्यूज के अंदर इस ग्लूकोज को एंटर करवाएगी, खास तौर पे तुम्हारी स्केलेटल मसल्स को, उनके जो सेल्स होते हैं मसल सेल उनको, और तुम्हारी जो फैट होती है चर्बी, उनके सेलों को स्टिमुलेट करेगी कि अलाउ करो किसको? ग्लूकोज को। तो वो जो ग्लूकोज तुमने अभी खाया है उसकी लेवल हाई रहेगी कि आस्ते आस्ते कम होती जाएगी? तो कम होती जाएगी। ये काम तुम नहीं करोगे, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कर देगा। इसको पता है कि ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो मुझे निकलना है, और ग्लूकोज के लेवल का नॉर्मल करके जैसे ही ये नॉर्मल हो जाएगी, अब ये निकलना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकलना बंद हो जाएगा। ये नहीं है कि अगर आप शुगर नहीं खाते हैं तब भी ये निकलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है? ये सुपरवाइज कर रही है आप पे, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है आपका। कितना? मुझे अल्लाह ताला ने कहा कि बाबा 120 100 के आसपास तुम्हारी शुगर लेवल रखेगी ये। और जैसे तुम्हारी 100 110 130 आ जाएगी, इसकी सीक्रेशन खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ऐसे नहीं कि आपको रात के टाइम पर आप खाना खा के 8 बजे सो गए, 9 बजे तक आपकी शुगर लेवल 100 आ गई, ये फिर भी निकलती रहेगी, फिर तो आपकी शुगर आपकी पूरी ब्लड से गायब हो जाएगी। ऐसे नहीं रखना, एक नॉर्मल लेवल तक, होम्योस्टेसिस आपकी मेंटेन करनी है। ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाएगा। ये हार्मोन्स है। 2 सिस्टम्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, एक आपका नर्वस सिस्टम और एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम वायर्स के जरिए आता है, जिसके एंड से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है और आपका होम्योस्टेसिस आपका मेंटेन होता है। इसकी नर्व्स नहीं होती, ये अपनी सीक्रेशन फौरन डाल देता है ब्लड में और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, और जहां जहां उसका काम होना होता है वहीं वहीं उसका काम होता है। ये एक तरीका मैंने बताया। ये एक ग्लैंड आपको दिखाया, इसका नाम है पेंक्रियाज, और इसके 2% जो पोर्शन है पेंक्रियाज का वो एंडोक्राइन है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। आप सभी एंडोक्राइन यहाँ की बिठाया, 98% तो एक्सोक्राइन था। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन को निकाल के कहीं एक ग्लैंड बना के कहीं और डाल देते। हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड अल्लाह ताला ने वहां बिठाए हैं जहां पर पहले से ही ह्यूज ब्लड सप्लाई होती है। आपने देखा होगा शुगर मिले वहां ज्यादा होती है जहां गन्ने की काश ज्यादा होती है। ऐसे हो सकता है क्या कि गन्ने की काश बदीम में और शुगर मिल जो है कोयटा में लगा दें? हमेशा देखो उधर उधर शुगर की जहाँ काश ज्यादा होती है, पानी ज्यादा है, शुगर की काश ज्यादा होती है, वहीं पे शुगर मिले होती है। तो कुदरत ने एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ लगाए हुए हैं? उधर उधर ज्यादा लगाए हुए हैं जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये अपनी जब सीक्रेशन बाहर निकालते हैं तो किस में डिलीवर करते हैं? ब्लड में। और जब इनको कोई ऑर्डर करता है तो वो भी किसके जरिए करता है? तो इसका मकसद है कि इनको रहना ही कहाँ चाहिए? जहाँ ब्लड की बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा, हार्ट के करीब रहते। हार्ट खुद अपनी ब्लड को यूज नहीं करता, ये कैसे करेंगे? हार्ट के करीब रहते, चलो डाल दें हार्ट के अंदर। हार्ट की क्वांटिटी इतनी है, अंदर नहीं सर, बाहर कहीं रहते। भाई ब्लड के साथ रहते ना, सारे हार्ट में कैसे बिठाएंगे? उसको फैला दिया है बॉडी में हर जगह पर। ऐसे पर आगे से मैं आपको 10-12 ग्लैंड की बात बता रहा हूं, सबको हार्ट में बैठा दो तो जाहिर उसके पीछे मंतक होगी नहीं। तो जहां इस तरीके से ब्लड को यहां पर बिठाया हुआ, ये एक ग्लैंड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। कौन सा? पेंक्रियाज। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज 2% पोर्शन ओनली। कौन से? ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, गामा सेल्स, एक्सेट्रा।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 70% बीटा सेल, जो निकालेंगे क्या, इंसुलिन। और उसके बाद जो नंबर 2 होंगे वो होंगे अल्फा सेल्स, वो निकालेंगे एक और हार्मोन जिसको हम कहेंगे ग्लूकागॉन। बेटा क्या मसला है? आपको नहीं, आपको कह रहा हूँ, आप ही। अच्छा क्या फैन बंद करें? तो भाई चलाओ यार, तो उनको बोलो ना चलाए, फिर एक दूसरे से बातें करें, उठ के चलाओ। ठीक है, तो एक ग्लैंड तो ये हुआ, लेकिन मसला ये नहीं है कि ये एक ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, फिर उसके बाद और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स में कुछ इनका आपस में भी कनेक्शन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन ये पूरा सिस्टम मिला के इनको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड फैले हुए हैं आपके पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। तो आप इसको स्टार्ट करें क्रेनियल कैविटी से, और क्रेनियल कैविटी में बैठा हुआ है सबसे पहले सबसे बड़ा ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, और इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड है, यानी ये मास्टर ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना सा है, छोटा सा मटर के दाने जितना, लेकिन कंट्रोल करके बैठा हुआ है कुछ 6-7 और ग्लैंड्स को, उनके हार्मोन्स को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ये है सबका बाप, लेकिन इसका भी एक और बाप है जो इसके ऊपर बैठा हुआ है, वो है हाइपोथैलेमस। दैट इज द हाइपोथैलेमस। तो इसका मकसद ये है कि आप अगर एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ें तो इसका मकसद ये है कि आप स्टार्ट ही करें हाइपोथैलेमस से, माने ब्रेन से। और ब्रेन में हाइपोथैलेमस आपको पता है, इट इज द पार्ट ऑफ सेरिब्रम, इट्स अ पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन, वो जो डायंसेफ्लॉन का हिस्सा है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो पहला ग्लैंड जो आप यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे वो होगा हमारा हाइपोथैलेमस। और याद करें, मैंने आपको दिखाया था कि इट इज ए सेरिब्रम, और सेरिब्रम में अंदर यहाँ छुपा है डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन के ऊपर का ये हिस्सा था थैलेमस, लेकिन ये है हाइपोथैलेमस। जो इंफीरियर साइड से हम देख भी सकते हैं कि इंटैक्ट ब्रेन में। और ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस को नीचे से करके, जैसे हाथ पकड़ के, यहाँ हाथ पकड़ के मैं खींच लूंगा ना नीचे, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये फ्रूट की तरह जो ऐसे स्टॉक को लटका हुआ है ना, ये छोटा सा हिस्सा, इस छोटे से इस टर्मिनल हिस्से का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और जिसने इसको लटकाया हुआ है वो है इसकी पिट्यूटरी स्टॉक। तो ये दरख्त है, वहां से एक छोटी सी डंडी से लटका हुआ है, ये आपका फ्रूट है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी को हाइपोफिसिस भी कहते हैं, क्योंकि सेरिब्रम से लटका हुआ है, उससे नीचे है, तो हाइपोफिसिस सेरिब्री भी कहते हैं। सेरिब्रम का हाइपो, उससे नीचे की एक अपेंडिक्स, तो जिसका भी हाइपोफिसिस सेरिब्री, ये तो है ही। तो जब ये यहाँ मौजूद है तो आपने देखा होगा कि हाइपोथैलेमस के अंदर तो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स, उनमें जो 2 ग्रुप हैं उनके एक्सॉन्स दरअसल इसमें लटके हुए होते हैं। तो जो हार्मोन्स, जो केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे तो वो कौन करेगा? न्यूरॉन्स करेंगे, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी करेंगी, और वो यहाँ से बहता हुआ कहाँ आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। और जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा तो क्योंकि न्यूरॉन्स के कलेक्शन हैं 2, तो हार्मोन्स भी आएंगे 2, अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो ये हार्मोन यहाँ से आएगा ऑक्सीटोसिन, और ये आएगा यहाँ से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। 2 डिफरेंट हार्मोन्स आएंगे, और ये दोनों ही आएंगे किससे? थ्रू द एक्सॉन्स, और यहाँ रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पर मौजूद होगा ब्लड जहां से वो डिलीवर होगी। तो इन हार्मोन्स को जो अभी दोनों मैंने प्रोड्यूस किए, इन हार्मोन्स को मैं क्या पिट्यूटरी हार्मोन्स कहूँ कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहूँ? क्योंकि सिंथेसाइज उधर हुए हैं, लेकिन निकले किधर से हैं? सीक्रेट कहाँ से हुए हैं? इसलिए हम इनको कहते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स। हालांकि उनकी जड़ को पकड़ा तो पता चला कि ये हार्मोन्स तो प्रोड्यूस हुए हैं हाइपोथैलेमस से, लेकिन फिर भी हम उनको बोलते हैं क्या? पिट्यूटरी हार्मोन्स। 2 पिट्यूटरी हार्मोन्स यहाँ पर। तो मेरी तरफ से तो हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड,
लेकिन आप कहेंगे कि ये सर हार्मोन्स तो बनाया किसने? न्यूरॉन्स ने। और न्यूरॉन्स कहां से सीक्रेट हुए? एक्सॉन्स के टर्मिनल से। तो ये तो न्यूरोट्रांसमीटर हुए। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर तब कहेंगे जब एक्सॉन के टर्मिनल पर एक्शन करने के लिए आर्गन भी मौजूद हो। क्या था आर्गन मौजूद यहां पर? नहीं। तो मैंने क्या किया, इस न्यूरोट्रांसमीटर को किसमें डाल दिया? ब्लड में, ताकि ये सर्कुलेट करे पूरे बॉडी में और दूर जाके किसी आर्गन पर एक्ट करे। तो फिर मैं क्या इसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर डालूं कि हार्मोन डालूं? लेकिन क्योंकि ये हार्मोन ग्लैंड से नहीं न्यूरॉन से आया है, इसलिए हम इस हार्मोन को न्यूरो हार्मोन भी कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये है हार्मोन ही, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रहा। इसका नाम न्यूरो हार्मोन पड़ गया। तो दो हार्मोन्स ये होंगे और एक तरह से मेरी तरफ से ये हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड। और ये हार्मोन्स यहां पर आ जाएंगे। तो हम इनको सबसे पहले इनको करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता चलेगा कि मेरी तरफ से ये सिर्फ अकेला ये पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, इसके आगे भी एक पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा यहां पर भी है, आगे की तरफ। ये देखिए फ्रंटल लोब। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के तो दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा वो है जो दरअसल हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन है, दूसरा हिस्सा ये है जिसका हाइपोथैलेमस के साथ सच कोई वास्ता ही नहीं है कोई वास्ता? ये न्यूरोलॉजिकल नहीं है, ये ग्लैंड है। ये आगे चल के कहीं बताऊं शायद मैं आपको, ये थ्रोट से आता है, थ्रोट से आके ब्रेन के नीचे आके बैठ जाता है, बाद में थ्रोट के साथ उसका कनेक्शन ही खत्म हो जाता है। और ये यहां बैठा हुआ होता है, ये भी कहता है कि मैं भी पिट्यूटरी ग्लैंड हूं। हम दोनों भाई हैं। क्या सगे भाई हैं? कि एक जो लड़का है वो हाइपोथैलेमस का रियल सन है और ये जो है ये दरअसल उसका एडॉप्टेड सन है। एडॉप्टेड है, बैठ गया है यहाँ पर, इसका भाई कहलाता है। वो कहता है मैं इसका भाई हूं। अब भाई हूं तो या तो ब्लड रिलेशन होगी इनमें या फिर एडॉप्टेड होगा। नहीं, एडॉप्टेड नाजायज नहीं होते, वो एडॉप्टेड है, एडॉप्टेड सन ऑफ। आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से न लें। नबियों ने भी एडॉप्ट किए हैं सन्स को, एडॉप्टेड इज एक्चुअली सन, लेकिन एडॉप्टेड जो ये एडॉप्टेड सन है। तो इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड और ये जो आगे है तो हम इसको कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और पीछे वाला जो दरअसल उसका रियल सन है उसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ने एडॉप्टेड सन को आगे रखा है और खुद अपने रियल सन को पीछे रखा है। इसलिए एक एडॉप्टेड सन को आगे रखा है। आगे इसलिए रखा है कि आया इधर से, उसको आगे रखा है। और ये बेसिकली ग्लैंड ये है, इसलिए हम इसको कहते हैं वो है न्यूरो। उसके साथ का कनेक्शन क्या है? ब्लड का कनेक्शन के न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन। तो उसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। किसको? पोस्टीरियर वाले को। तो आगे वाले को कहते हैं एडिनो हाइपोफिसिस। एडिनो ग्लैंड को कहते हैं। असल ग्लैंड ये है, दिस इज एक्चुअली ग्लैंड, दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन, दिस इज न्यूरो। तो इसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस, उसको कहते हैं एडिनो हाइपोफिसिस। तो आपसे पूछा जा सकता है हु इज न्यूरो हाइपोफिसिस? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड हु इज एडिनो हाइपोफिसिस? एंटीरियर। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर जो सेल्स बैठे हुए हैं इनके सेलों की कलेक्शंस हैं, क्लस्टर्स हैं इन सेलों के। इनके दरअसल अंदर 5 क्लस्टर्स हैं, 5 क्लस्टर्स ऑफ दीज सेल्स आर देयर। और हर क्लस्टर अपना एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 5 हार्मोन्स, प्रिसाइसली 6 हार्मोन। 6 हार्मोन्स दे एक्चुअली प्रोड्यूस आर सिंथेसाइज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें से एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो वहां ही प्रोड्यूस होता है वो तो बाकायदा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे नहीं है कि वहां हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होकर यहाँ आते हैं, नहीं। एंटीरियर पोस्टीरियर में ये फर्क है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स तो बनते हैं हाइपोथैलेमस में, रिलीज इधर होते हैं। इसके बनते भी इधर है, रिलीज भी इधर होते हैं। तो वो जो एडॉप्टेड सन है उसके काम जो है वो रियल काम है उसके। और जो रियल काम है तो उसका एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन इसका नाम है। सोमेटोट्रोपिन, सिंपल नाम, ग्रोथ हार्मोन।
फिर दूसरा हार्मोन है, इसका नाम है प्रोलेक्टिन। नाम से ही जाहिर है, लेक्ट मिल्क, प्रोलेक्टिन। ये एक और हार्मोन जो प्रोड्यूस होगा तो ब्रेस्ट पे आके एक्ट करेगा तो प्रोलेक्टिन प्रोड्यूस होगा, तो मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो प्रोलेक्टिन का काम ये है। तो मिल्क की प्रोडक्शन में हार्मोन काम करते हैं। इधर हार्मोन नहीं होगा तो मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। मिल्क प्रोड्यूस तो करेगा मेमोरी ग्लैंड, लेकिन बोलेगा ये, यानी तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मिल्क प्रोड्यूस करवाओ मेमोरी ग्लैंड से। ग्रोथ हार्मोन, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। ये जो आप अपना हाइट गेन करते हैं और ग्रोथ होती है, ये बाय वर्चू ऑफ ग्रोथ हार्मोन है। अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा आपका कद डाइफर्ट रह जाएगा, भले आप एडल्ट ही क्यों ना हो जाए। ये काम इतनी माइन्यूट सीक्रेशन की लेवल में ये ग्रोथ हार्मोन करता है। और अगर ये ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आपकी हाइट जो होगी वो आप 16 साल के होंगे और हाइट आपकी 8 फीट हो जाएगी, आप आलम चना और ये हो जाएगी। इनका क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ जाती है। ये डिजीज है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये हार्मोन्स हैं जो, अंडरस्टैंड। तो ये दूसरा। तीसरा जो आप हार्मोन देखते हो, तीसरा जो ग्रुप है इसका, ये आपको देगा आपको ACTH, एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। नाम से ही जाहिर है, एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिक, एड्रिनोकार्टिको एड्रिनल ग्लैंड की कार्टेक्स का हार्मोन। हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। बेटा बात नहीं करो, क्या मसला क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ बताओ कुछ। तो वो एड्रिनल कार्टेक्स प्रोड्यूस करेगा बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल, एंड्रोजेंस वगैरह, लेकिन कहेगा कौन, ये ACTH कहेगा। और ACTH माने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, माने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है तुम्हारे एड्रिनल कार्टेक्स को, एड्रिनल ग्लैंड को। ये नहीं होगा तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, भले उसमें डिजीज नहीं है। तो ये तीसरा हार्मोन है। फिर चौथा हार्मोन है, इसका नाम है यहां पर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तुम्हारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो जहां बैठा हुआ है, ये सीक्रेट करेगा यहां से थायराइड हार्मोन्स, लेकिन कहेगा इसको ये कि कब प्रोड्यूस करना है, कब नहीं करना, कब करना है वो ये कहेगा, कब नहीं करना है ये नहीं कहेगा, ये कब करना है वाला है, क्योंकि ये स्टिमुलेटिंग है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये चौथा हार्मोन ये है। और फिर याद करें यहां से, इधर मौजूद होगा तुम्हारा वो FSH एंड LH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका एक्शन है एक और ग्लैंड पर, वो है ओवरी इन केस ऑफ फीमेल और टेस्टिस इन केस ऑफ मेल। तो स्पर्म्स का बनना और ओवम का डेवलप होना इस पे डिपेंड करता है। ये नहीं होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका नॉर्मल नहीं होगा, उसमें ओवम आएगा ही नहीं, एन ओव्यूलेटरी साइकिल होगा। मेंसेस आ भी जाएं थोड़े से, लेकिन उसमें ओवम नहीं होगा, एंड ओव्यूलेटरी साइकिल। इसका मकसद यह है कि अगर फर्टिलिटी नहीं है, इनफर्टिलिटी का मसला है, तो मसला ऊपर से हो सकता है। तो दिस विल बी एक्चुअली FSH। तो ये 6 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं इन 5 ग्रुप्स ऑफ सेल से। और साथ में मैंने बताया पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी 2 हार्मोन्स मौजूद है। ये 7-8 हार्मोन्स आपके यहाँ पर मौजूद है। और ये जो आपने यहाँ पे देखा है 2, 3, 4, 5, 6 किस्म के यहाँ हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आप सोच सकते हो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आया तो थ्रोट से है, फेरिंक्स से आया है, डेवलप उधर होता है, पैदा उधर हुआ है, पैदा उस गांव में हुआ है, ये इधर शहर में आके क्रेनियल कैविटी के नीचे आके, वो क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन के आके नीचे यहाँ क्यों आके बैठ गया, यहाँ क्या मसला था उसको, यहाँ क्यों माइग्रेट होके ये इधर कैसे आ गया है, ये मूसा यहाँ कैसे आ गया है फरौन के घर में, क्या वजह है, पीछे क्या मंतक है आखिर इसकी। आप समझेंगे सर ये इधर ब्लड ज्यादा है, ब्लड तो थ्रोट में भी ज्यादा है, ब्लड तो फिर यहाँ नेक में भी ज्यादा है, पैदा यहाँ से हुआ है, ये करीब पड़ता है इसको, यहाँ बैठ जाता है। थायराइड ग्लैंड नहीं बैठा हुआ क्या यहाँ पर, क्या उसको ब्लड सप्लाई नहीं है, ह्यूज ब्लड सप्लाई, ये भी बैठ जाता है इधर आके। मसला सिर्फ ब्लड का नहीं है, क्या मसला हो सकता है, क्या लालच है इसको जिसकी वजह से ये इधर गया है और जाके एडाप्ट होके अपने ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम डाल दिया है। हालांकि टंग के नीचे से थायराइड ग्लैंड था, वो नेक में आके बैठ गया, उसने अपनी जो शनाख्त है वो खोई नहीं है, उसने अपना नाम डाला है थायराइड ग्लैंड।
वहां बैठे ट्रेकिया के साथ थोड़ा ही बोला है उसने कि मैं हूं पैरा ट्रेकिया, तो ट्रेकिया के साथ अपनी शनाख्त खत्म, ये नहीं, इसने तो अपनी शनाख्त ही खत्म कर दी। उसने बोला मैं पिट्यूटरी ग्लैंड हूं, हालांकि पिट्यूटरी वो है। यहाँ इसलिए आया है क्योंकि ये जो 6 ग्लैंड्स 6 सीक्रेशंस निकाल रहा है अपनी, कौन? हार्मोन्स। इन हार्मोन्स को कब प्रोड्यूस होना है कब नहीं होना, ये अकल इसमें नहीं है, ये अकल इसके अंदर नहीं है। मेरे जमीन में पेट्रोल ये सब कुछ है, लेकिन वहां से उसको निकाल के रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि जो टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, तो फिर उस टेक्नोलॉजी के लिए मुझे ज़ाहिर एक्सपर्टीज बाहर से लेके आना। तो इसने भी क्या किया, यहां से निकल के हाइपोथैलेमस के आके नीचे आके बैठ गया कि हाइपोथैलेमस मुझे बताएगा कब ग्रोथ हार्मोन को निकलना है कब नहीं, थायराइड की सीक्रेशन कब निकलनी है, टीएसएच कब नहीं, एसीटीएच कब आएगा कब नहीं, ये सारे मसले, इसको निकालना कब है कब नहीं निकालना, ये मुझे सलाह कौन देगा? हाइपोथैलेमस देगा। इसलिए ये हाइपोथैलेमस के करीब आके, और हाइपोथैलेमस ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया है, बोल लिया है चलो ठीक है तुम बैठ जाओ, तुम भी पिट्यूटरी ग्लैंड, तुम भी मेरे बेटे की तरह, और मैं तुम्हें सलाहें देता रहूंगा जब जब जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास तो 6 खजाने मौजूद, और वो तो जो मेरा बेटा है असल में वो तो है ही नालायक, मुझे प्रोड्यूस करना पड़ा, कमाता मैं हूँ, उसको देता जाता हूँ, उसका सिर्फ काम होता है डिलीवर करना। और इसका 5 बड़े खजाने इसके पास है। हाँ ये वो बात है कि उसके पास सिर्फ ये प्रॉब्लम है, बनाएगा भी वो खुद है, सब कुछ वो खुद करेगा, निकालेगा भी, सीक्रेट भी कर देगा, लेकिन कब निकालेगा कब नहीं इसका पता उसको नहीं है। बस मामला सिर्फ इतना, हाँ इनवाइस चाहिए। तो जहाँ पर ये, इसका मकसद है कि ये क्या करेगा, ये इन 6 हार्मोन्स को यानी 5 हार्मोन्स को बताएगा कि कब निकलना है कब नहीं। कैसे बताएगा? मुंह से बताएगा कि हाँ निकालो या नहीं निकालो, ऐसे बोलेगा क्या? जाहिर है सिग्नल्स के जरिए बोलेगा। कैसे सिग्नल्स? क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम है, तो यहाँ पर 5 होंगे तो इधर भी 5 ग्रुप्स होंगे, और हर ग्रुप से फिर निकलेगा क्या? फिर निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा तो क्या ये इसको डायरेक्ट, अगर इसको डायरेक्ट बताया ना ऐसे नर्व के जरिए तो न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ये 5 ही, ये 5 ही फिर न्यूरो हार्मोन्स है। और ये जब प्रोड्यूस होंगे तो ये इसके इस तरफ कैसे पहुंचेंगे? थ्रू ब्लड। इसका मकसद है कि इस अपने एडॉप्टेड सन के साथ इसका क्या रिलेशन है, न्यूरोलॉजिकल क्या वेस्क्यूलर? तो ये वेस्कुलर है, तो यहां से गुजरेगी ब्लड वेसल्स, तो ये हार्मोन्स इसमें अंदर डाल देगा ब्लड वेसल्स में, और ये डाला जाएगा कहां? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो यहां से वेसल निकलेगी वो हाइपोथैलेमस को छोड़ के एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगी, और जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगी तो हाइपोथैलेमस से क्या लेगी? यहां से एक हार्मोन लेगी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जैसे इस ब्लड में आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, और उधर ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कर देगा। ऐसा ही फिर एफएसएच के लिए, एसीटीएच के लिए, सब के लिए ऐसा ही सिलसिला होगा। इस हिदायत की वजह से ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यहां आया है, वरना इसको क्या जरूरत है, कहीं भी बैठ जाता। बीटा सेल्स पेंक्रियाज में बैठे हुए थे, ये भी यही कर लेता। कोई जरूरी थोड़ी था कि ग्रोथ हार्मोन ये एक ही जगह बैठे हुए होते। ग्रोथ हार्मोन को अल्लाह ताला कहीं और डाल देता, प्रोलेक्टिन को कहीं और डाल देता, किसी को कहीं और डाल देता, चाहे कर सकता है वो, लेकिन नेचर ने एक ही जगह रख के इसको हाइपोथैलेमस के नीचे लगाया हुआ, जिसका मकसद है कि सबसे बड़ा जो ग्लैंड है ये दोनों भाई एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका वास्ता हाइपोथैलेमस के साथ। तो एक ग्लैंड आपका एक तरह से हुआ हाइपोथैलेमस, और दूसरा हुआ आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम यहां से शुरू होके जैसे आप बाहर आएंगे नेक में, इधर मिलेगा तुम्हें एक और ग्लैंड, नाम होगा इसका थायराइड ग्लैंड, जो इस वक्त ट्रेकिया के आगे बैठा हुआ, इसका नाम है क्या? थायराइड ग्लैंड। और इधर से जो हार्मोन्स निकलेंगे वो होंगे थायराइड हार्मोन्स T3 और T4। ये चल के देखेंगे किससे निकले? थायराइड से, थायराइड ग्लैंड से, जो यहां बैठा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द नेक। और यही थायराइड ग्लैंड है, लेकिन इसको बोलेगा कौन? बोलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। किससे? टीएसएच के जरिए। लेकिन टीएसएच की सलाह कौन देगा? हाइपोथैलेमस। और उधर से फिर होगा टीआरएफ, तो टीआरएफ टीएसएच को बोलेगा, टीएसएच थायराइड को बोलेगा, तब निकलेगा ये T3 T4। तो ये सिस्टम हुआ, ये जुड़े हुए कि नहीं? तो ये सिस्टम डेवलप हो रहा है। इससे जो केमिकल्स आ रहे हैं वो हार्मोन से हैं, और हार्मोन्स ब्लड में आके डिस्टेंट ऑर्गन्स पर एक्ट कर रहे हैं, जहां जहां उनके रिसेप्टर घूम पूरे बॉडी में रहे हैं।
FSH LH घूमेगा पूरे बॉडी में, लेकिन एक्शन सिर्फ कहाँ करेगा? टेस्टिस पर, क्योंकि उसके ऊपर ही, उनके टिश्यू के सेल्स के ऊपर ही उसके रिसेप्टर्स लगे हुए, वरना न कर सकता। तो दूसरा ग्लैंड आपका थायराइड ग्लैंड है। फिर इस थायराइड ग्लैंड के अंदर चल के दिखाऊंगा, जब निकाल के ले आएंगे तो थायराइड ग्लैंड के पीछे अंदर इसमें पेवस्त, यूं समझ लो जैसे वैक्स के अंदर कोई बटन अंदर डाल दूं, 4 छोटे से बटन की तरह छोटे छोटे से ग्लैंड से इस थायराइड के अंदर पेवस्त होते हैं। इसका हिस्सा नहीं है। इधर आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि इधर इसने ब्लड सप्लाई इतनी देखी है कि बोला कहीं ना क्यों ना यहाँ ही रह लूं, अपने 4 घर इधर ही बना दिए। वरना ये कहीं और भी होता ना तो कोई मसला नहीं था, लेकिन कहीं और क्यों, चलो यहीं क्यों नहीं? क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड फैला हुआ है, ब्लड सप्लाई से जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ है, इतनी ब्लड सप्लाई है ज़बरदस्त कि कोई नहीं मैं यहाँ रह लूँ, पानी भी ज़्यादा, ज़मीन भी है, तो चलो यहीं पर घर बना के इधर ही। तो ये जो हमने 4 छोटे से ग्लैंड दिखाए हैं, इनका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड्स। मान लो थायराइड के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जो बैठे हुए हैं थायराइड के साथ, तो वही नाम ही क्यों ना डाल दें पैराथायराइड ग्लैंड्स। और ये अपने यहाँ से हार्मोन्स निकालेंगे, पैराथायराइड हार्मोन, जिसका कैल्शियम होमियोस्टेसिस के साथ बड़ा ज़बरदस्त, ये कैल्शियम बैंक से कैल्शियम ऐसे निकालता है जैसे बैंक से, ये बोन से कैल्शियम ऐसे निकालेगा जैसे बैंक से तुम ATM से पैसे निकालते। ये ATM है जो कैल्शियम निकालता है, कहाँ से? बोन से। बोन से स्क्रैप करके कैल्शियम ले आएगा जब जब ज़रूरत होगी, जब ज़रूरत होगी तब, वैसे नहीं। वरना तुम्हें ज़रूरत ना हो फिर भी पैसे निकलते रहे तो फिर तो बोन तुम्हारे कैल्शियम के बगैर हो जाएंगे। ज़रूरत निकली, ज़रूरत होगी तो, नहीं तो बैंक में पड़े रहे। तो इसका मकसद ये हुआ, ये एक और ग्लैंड है हमारा। और इससे निकल के थोड़ा सा और नीचे चले जाओ तो पैंक्रियाज, अभी बताया मैंने। इससे निकल के और नीचे चले जाओ तो फिर किडनी। और याद करें, किडनी खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि यहां से निकलता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन, सुना होगा। लेकिन चलो उसको ना भी करें, लेकिन इसके ऊपर टोपी की तरह चढ़ा हुआ है ये ग्लैंड, सुपरारेनल ग्लैंड। फिर इसके 2 हिस्से हैं, अंदर उसका मेडुला है, बाहर इसका कार्टेक्स है। जो अंदर मेडुला है उसमें तो सिर्फ न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स भरे हुए हैं, ये एड्रिनल मेडुला कहलाता है। अब उससे न्यूरॉन्स बने हुए हैं तो फिर उससे जो निकलेंगे वो तो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। अभी तक तो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, लेकिन बाहर क्योंकि आर्गन नहीं है उनका, वो ब्लड में डाल देते हैं, तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर के न्यूरो हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, इसी से निकलता है। वो कहीं उधर ही आर्गन पे एक्ट करेगा कि पूरी बॉडी में जाके फैल जाएगा, तभी तो हार्मोन है। और उसके बाद इसका कार्टेक्स है, कार्टेक्स के फिर 3 हिस्से होते हैं, जो हमने आपको थोड़ा सा बताया भी था, आगे चल के इसमें डिस्कस भी करेंगे। यहाँ से निकलते हैं 3 बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल, सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजेंस। ये आपके कार्टेक्स से निकलते हैं। फिर लेकिन इस कार्टेक्स को कंट्रोल करता है कौन? फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ACTH, और ACTH को फिर कंट्रोल करेगा उन सब का बाप हाइपोथैलेमस। तो ये एक और ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, जिसके हार्मोन्स को भी आप देखेंगे। फिर और नीचे उतरे, फिर चले पेल्विस के अंदर, फिर आपने देखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी, और मेल में देखा तो फिर देखा स्क्रोटम में टेस्टिस, जिसका काम था क्या? जिसका काम था बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेजर वर्क था जर्म सेल्स को मैच्योर करके डेवलप करना। और कौन बोलेगा इनको? आपके ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद FSH LH करेगा। और जब ये प्रोड्यूस होंगे तो क्या ग्लैंड सिर्फ ये प्रोड्यूस करेगा कि ग्लैंड आपका टेस्टिस और ओवरी कुछ और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है इसकी वजह से। एक है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन ओवरी, टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस। ये पूरा जो सिस्टम है आपका, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम एक एक ग्लैंड की एक ब्रीफ एनाटॉमी देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, क्या शक्लें हैं, 2-4 लाइनें उसकी, और फिर चलेंगे उसके हार्मोन्स के पास, और फिर उस हार्मोन की फिजियोलॉजी देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं। सिर्फ काम क्या नहीं करते, ये अगर एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, ये हम चल के इन ग्लैंड्स को देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एंडोक्राइन सिस्टम, वैसा ही है जैसे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। इसका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके मैं इंशाल्लाह एक छोटी सी वर्कबुक बना देता हूँ,
और फिर उसके नोट्स वहीं से आप पढ़ेंगे और इसकी मैं फिर या तो पावर पॉइंट ही बना लेंगे या इस तरीके से उसका पावर पॉइंट भी आप उसके साथ देखेंगे तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। और हर पावर पॉइंट के साथ में आखिर में एमसीक्यूज डालता जाऊँगा, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे वो आप करते जाएंगे उसके साथ। एमसीक्यूज आप कोशिश करके हर हार्मोन के पीछे, हर ग्लैंड के पीछे 10, 15, 20 एमसीक्यूज होने चाहिए, ताकि प्रैक्टिस होती रहे आपकी ड्यूरिंग दैट पीरियड। आखिर में आपको ये सारा पाइल अप ना हो जाए और इस दौरान आपका कोई भी अगर डिफिकल्टी है तो आप सॉल्व करा सकते हैं। तो दिस वाज योर क्लास।